Hello everyone, welcome to ATP Star, the super learning platform. I'm Suryabhan Singh Rajput and in today's session we'll be discussing about vectors. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भाई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम दो प्रकार में तोड़ के पढ़ सकते हैं, या तो उसको स्केलर कहा जा सकता है या तो उसे वेक्टर कहा जा सकता है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड से निर्धारित की जाती है तो उसको स्केलर कहा जाता है, और साथ ही में कोई फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन के साथ निर्धारित की जाती है उसको वेक्टर कहा जाता है। मैंने एक छोटा सा टर्म और ऐड किया था कि भाई वेक्टर के अंदर आप एक चीज का और ध्यान रखें कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, राइट। अब एक छोटी सी बहुत जनरल सी क्वेरी आती है कि सर करंट क्या वेक्टर है, एरिया क्या वेक्टर है। तो इस क्वेरी को अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और कई बच्चे एक टेंसर क्वांटिटी के नाम से भी बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर टेंसर क्वांटिटीज क्या होती है। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि what makes tensor different than a scalar and a vector quantity. So let us try to understand what is a tensor quantity first. Okay everyone? Okay sir, कोई समस्या है क्या छोटे? नहीं सर, बात करता हूं मैं टेंसर क्वांटिटीज की। किसकी बात करता हूं बच्चे? टेंसर क्वांटिटीज की। तो भाई इसका सिंपल से एक डेफिनेशन होता है, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन या फिर अलग अलग ओरिएंटेशन में अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाए तो टेंसर क्वांटिटीज कहलाती है। तो क्या होती है टेंसर क्वांटिटीज? द क्वांटिटीज, द फिजिकल quantities having different magnitudes in different direction, or you can say orientation, is called tensor quantities. Is called tensor quantities. For an example, moment of inertia. जब आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भाई एक रॉड का, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यार कोई भी अगर एक रॉड है, ठीक है, उस रॉड का उसके सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज गिवन बाय ml²/12। वहीं उसके एंड के अबाउट, दोनों देखो दोनों एक्सिस पैरेलल ही है, राइट। उसी एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, देखिए मैग्नीट्यूड बदल चुका है अलग अलग ओरिएंटेशन में, राइट, दैट इज गिवन बाय ml²/3। सही है बच्चे। तो अलग अलग ओरिएंटेशन या अलग अलग डायरेक्शन या अलग अलग इसमें यू कैन से डायरेक्शन के अंदर अगर मैग्नीट्यूड्स अलग अलग होने लग जाएं तो वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? टेंसर क्वांटिटीज कहलाती हैं। आप हायर क्लासेस में और देखेंगे कि टेंसर का एक मैट्रिक्स फॉर्म होता है और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज टेंसर क्वांटिटीज का ही एक प्रारूप होती है। पर स्टिल इन आवर केसेस वी डोंट हैव टू डील अबाउट टेंसर क्वांटिटीज, सो अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप इतना समझ लें, अलग अलग मैग्नीट्यूड में अगर अलग अलग डायरेक्शन कोई भी क्वांटिटी पोजेस कर रही है तो वो कहलाएगी एक टेंसर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड स्ट्रेस आर द एग्जांपल ऑफ टेंसर क्वांटिटीज। Moving on, what is a current? Current is a scalar quantity. Mark my word. Current is a scalar quantity. Current is a scalar quantity. करंट इज क्या क्या कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों? करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो एडिशन होता है ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहां से करंट आई आ रही है, यहां से I2 आ रही है और ये I3 जा रही है, तो जो करंट कहलाएगी I1 दैट वुड बी I2 प्लस I3। ये सिंपल एडिशन को फॉलो कर रहा है, ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। और मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं सर इसके पास डायरेक्शन तो है, तो हम इसको टेंसर क्वांटिटी क्यों नहीं बोल देते? अरे बच्चों, ये जो डायरेक्शन है वो चार्ज के मोशन के हिसाब से हमने बनाई है। क्लियर है क्या? ऐसी कोई डायरेक्शन है नहीं। क्लियर है क्या? वो चार्ज के मोशन के हिसाब से बनाई है। इनफैक्ट हम खुद भी किसी वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एरिया एज अ वेक्टर। इज एरिया वेक्टर क्वांटिटी? इज एरिया वेक्टर क्वांटिटी? अगला सवाल आता है,
आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे हम एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी बना रहे हैं। तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, पर हम बना सकते हैं, हम किसी भी चीज को वेक्टर क्वांटिटी बना सकते हैं। वी आर द मेकर। कैसे भाई? वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सही है कि नहीं? मतलब मेरा पाम है जैसे, ठीक है, मैंने पाम को बोला ये भाई यहां से निकलने वाला वेक्टर जो होगा पाम के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर, मैं बोल रहा हूं इसको एरिया वेक्टर। क्लियर है क्या? जिसकी डायरेक्शन कहां है? पाम से दूर जाते हुए, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? मेरे पाम के एरिया के बराबर। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, तो इसका एक्चुअल आंसर होना चाहिए वी मेक एरिया वेक्टर क्वांटिटी, वी मेक एरिया वेक्टर क्वांटिटी by assigning magnitude as well as direction. ओके एवरीवन, हम असाइन करते हैं मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ में दिशा असाइन करते हैं। दैट इज व्हाई वी सी एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके एवरीवन, चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। किसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में? दैट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाए। तो इसके अंदर अपन बेसिकली तीन प्रकार के एडिशन की बात करेंगे। पहला करेंगे अपन ट्राइंगुलर एडिशन, दूसरा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, इनफैक्ट दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, और तीसरा मतलब ठीक है, पहले क्या किसकी बात करने वाले हैं अपन बच्चे? पहली बात करने वाले हैं अपन ट्राइंगल की, दूसरी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की, और तीसरी जो हम बात करने वाले हैं दैट इज पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे अपन? चर्चा का विषय होगा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। इन तीनों लॉ ऑफ एडिशन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करना चाहूंगा कि आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को एक बार जरूर देखें। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन। तीसरी चीज अपन पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड व्हाट? पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट केस दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। पहला केस किससे बिगिन करते हैं बेटा? ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है? ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलता है क्या कि कभी भी अगर आपको दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो या फिर दो वेक्टर का सम निकालना हो, तो आप पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर लें, और ध्यान सुनना, पहले वेक्टर या फिर कुछ भी ऐसा बोलिए, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर लें, और पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड आपको रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा। क्लियर? समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए, मान लीजिए कोई एक रैंडम वेक्टर है, वेक्टर ए। Let us suppose this is vector A. सही बच्चे? हाँ सर। Let us suppose this is vector B. सही बच्चे? हाँ सर। ये वेक्टर A है और वेक्टर B है। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है? अगर आपको दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए, क्या चाहिए? दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? वेक्टर A मतलब वेक्टर A के हेड को और वेक्टर B के टेल को एक ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए इसको पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा। ये सर, हाँ सर, ये दोनों मान लेते हैं पैरेलल है वेक्टर बी के टेल को। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आएगा पहले का टेल और दूसरे का हेड। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सी नेट। ओके एवरीवन, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सी, वेयर सी इज नथिंग बट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके एवरीवन, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी? अच्छा, सेम चीज ध्यान सुनिएगा, अगर मैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करना चाहूं तो जरा देखिएगा, मैं अगर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करना चाहूं तो क्या होगा? तो सर ये रहा वेक्टर बी, करेक्ट है। अब इसमें वेक्टर ए जोड़ना है मुझे, क्या करना है इसमें? मुझे वेक्टर ए जोड़ना है। ध्यान से देखिएगा, ये रहा वेक्टर ए, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा? वेक्टर सी।
दिस विल बी द वेक्टर सी। सही है। तो ये क्या लिखा हुआ है बच्चे मैंने, सर ये मैंने लिखा हुआ है वेक्टर बी प्लस वेक्टर। तो अब आप देख पा रहे होंगे एक बहुत बढ़िया सी चीज, क्या बहुत बढ़िया चीज देख पा रहे होंगे बच्चे, वेक्टर सी ए और ये वेक्टर सी ए दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। मैंने आपको बताया था कोई भी वेक्टर अगर पैरेलली शिफ्ट किया जाए तो वो चेंज नहीं होता है। तो आपको एक और पता चल गया क्या, कि वेक्टर सी जो होता है वो होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी या फिर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, दोनों एक ही चीज है। दिस इज कम्यूटेटिव। ओके एवरीवन, राइट सर। और इसका अंग्रेजी माध्यम से अगर देखें तो उसको क्या लिखना चाहिए, तो उसका ऐसा लिखना चाहिए, what does triangle law of addition says? It says if the tail of another vector is, ठीक है, another नहीं other लिखना चाहिए, if the tail of other vector is joined with the head of first vector, then the resultant vector is the vector joining the tail of first to the head of other. Okay everyone, आई होप आपको यहां तक समझ में आया। ठीक है, तो ये क्या बोलता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, कि भाई किसी दो वेक्टर को आपको ऐड करना हो तो पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कनेक्ट करके जो पहले वेक्टर के टेल से लेके दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। तो एक बात तय हो गई, क्या तय हो गई बच्चे, ध्यान सुनना, कि भाई जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं तो ये एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, दीज वेक्टर्स आर फॉलोइंग। एक और बात समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई बच्चे, देख ध्यान से, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, these vector sum are following the law of triangles, ठीक है, having sides A, B and C। ओके एवरीवन, भाई अगर ट्राइंगल के तीन साइड होती ए बी और सी तो ये लॉ ऑफ ट्राइंगल को फॉलो करते, बिकॉज ये डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, एक प्रॉपर ट्राइंगल बना रहे हैं कि नहीं, देखो ए बी और सी प्रॉपर ट्राइंगल बना रहे हैं, करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है। मैं बोल सकता हूं कि भाई ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या ट्राइंगल को अगर फॉलो कर रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब अगर दो वेक्टर्स को अगर आपने क्या कर दिया, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड किया है तो तीसरा जो वेक्टर होगा वो उस ट्राइंगल का क्या होगा प्यारे बच्चों, तीसरी साइड होगी। तो कैन आई से द सम of two sides of triangle as always more than the third side। सबसे पहली चीज तो ये याद रखें आप लोग, यस और नो, यस सर, क्योंकि ट्राइंगल की क्या है प्रॉपर्टी है बच्चे। और दूसरा, द डिफरेंस of two sides of triangle will be less than the third side। आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, एक और बता देता हूं, आपने क्या सीखा बच्चों, आपने बेसिकली ये सीखा कि भाई किसी भी दो वेक्टर को अगर ऐसे एडजस्ट किया जाए, कैसे, कि भाई एक का हेड और दूसरे का टेल मैच कर रहे हो तो जो तीसरी जो वेक्टर आएगा जिसकी दिशा किधर से किधर होगी, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक, उसका वो जो दिशा आएगी वो ट्राइंगल के तीसरी साइड बनाएगी। एंड दिस होल A, B and C should follow the triangle law of addition। And what does it say? It just says that the sum of the two sides of triangle is always more than the third side।
while the difference of two sides of the triangle will be less than the third side. चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं. I hope आपको यहाँ तक समझ में आया हो. That is called parallelogram law of addition. That is called parallelogram law of vector addition. इसको आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. दो वेक्टर के ऐड होने के लिए हम इसी लॉ का इस्तेमाल करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सबसे पहले तो देखते हैं ये कहता क्या है और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ये क्या बोलता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि भाई अगर दो वेक्टर्स, ध्यान सुनना, अगर दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम के किसी एडजेसेंट साइड्स पे लग रहे हों जिनका मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम के साइड के लेंथ के बराबर हो, तो जो रिजल्टेंट होता है वो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट if two vectors, it does say if two vectors are acting along the adjacent sides of parallelogram, ठीक है, such that the magnitude of vectors is equal to the length of the sides, सही है. If two vectors are acting along the adjacent side of parallelogram in such a way that they are joined by tail to tail, याद रहे tail to tail, ठीक है. वहां पे क्या था, एक हेड और दूसरा टेल, ठीक है, joined by tail to tail, then the resultant vector is along the diagonal of the parallelogram. Okay everyone, कहां लगेगा ये, diagonal of the parallelogram, pointing its head towards the resultant. क्या कहना चाह रहे हैं, जरा देखिएगा, बातों को जरा समझने की कोशिश करेंगे छोटे. जरा देखिए, मतलब अगर ये वेक्टर A है और ये वेक्टर अगर B है, देखिएगा आप दोनों को मैंने टेल से टेल ज्वाइन कर रखा है, दोनों को टेल से टेल तक का ज्वाइन कर रखा है. तो देखिएगा, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कुछ यहां कहीं आएगा. दिस वुड बी द रिजल्टेंट वेक्टर. टू बी वेरी स्पेसिफिक, एक बना लीजिए पैरेललोग्राम, सही है, ये पैरेललोग्राम है और ये होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर. दैट वुड बी वेक्टर सी गिवन बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. ओके एवरीवन, यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है. तो भाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, अगर दो वेक्टर को टेल से टेल अगर आप ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो एक पैरेललोग्राम का क्या होगा बच्चों, डायगोनल होगा, जिसमें एडजेसेंट साइड वेक्टर ए और वेक्टर बी होंगी. सही है कि नहीं बच्चे? हाँ सर, कोई समस्या क्या छोटे? ना सर. चलते हैं आगे की तरफ, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको सीखने की कोशिश करते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं. तो भाई आपको पता है किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए, ध्यान सुनिएगा, किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और उसकी दिशा पता होनी चाहिए. तो चलिए हम निकालने की कोशिश करते हैं सी का मैग्नीट्यूड और सी की दिशा. लेट अस अज्यूम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल्स टू सी. कभी भी ऐसा लिखा हो बेटा तो समझ जाना वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए. सही है बच्चों? सही है. तो इतना तो समझ में आ गया भाई, पैरेललोग्राम लॉ, मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करेगा. तो मैं एक काम करता हूं, ध्यान सुनना, मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं. मैं क्या बना लेता हूं, एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं.
ओके एवरीवन, ये मैंने बना लिया पैरेललोग्राम। अगर ये एंगल थीटा है, लेट अस सपोज दिस एंगल भी थीटा, इन दोनों का बीच का एंगल थीटा और रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल बोल देते हैं क्या है, फाई है। सही है बच्चे? हाँ सर। जिसमें इस साइड का मैग्नीट्यूड कितना है, ए है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी है, और ये जो डायगोनल मैंने खींच रखा है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना बच्चे, सी है। मैं इसका नाम दे देता हूं ओ, इसका नाम दे देता हूं ए, इसका नाम दे देता हूं बी, इसका नाम दे देता हूं सी, और यहां से एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉप कर देता हूं जिसका नाम दे देता हूं डी। इस पॉइंट का मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं सी का मैग्नीट्यूड को पता करने में, और इन दोनों के बीच का ये एंगल फाई पता करने में मैं इंटरेस्टेड हूं। ओके एवरीवन, राइट सर। तो देखिएगा ध्यान से, इन ट्राइंगल ओ बी डी, देखिए ध्यान से, इन ट्राइंगल ओ बी डी, क्या मैं कह सकता हूं, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। समझ पा रहे होंगे बच्चे आप लोग? बिल्कुल सही से, हाँ सर। देखना ध्यान से, ये बी है, ये ए है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये पैरेलली शिफ्ट हुआ है तो ये भी बी होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। एवरीवन गॉट माय पॉइंट? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। तो अगर मैं बी ए डी ट्राइंगल की बात करूं, किसकी बात करूं, इन ट्राइंगल बी ए डी, बी ए डी ट्राइंगल में बना लेता हूं। ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये एंगल कुछ थीटा दिखेगा, ये बी लिखा है, ये ए लिखा है, ये डी लिखा है, ये लिखा हुआ है बच्चे बी, ये कितना लिखा हुआ है बी, ठीक है। तो मान लेता हूं ये दूरी है x और ये दूरी है y। यस और नो? बिल्कुल सही सर। तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चे, देखना ध्यान से, साइन थीटा इज इक्वल्स टू y बाई बी एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, क्या बोल सकता हूं बच्चे, x अपॉन बी। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं y इक्वल टू लिखा हुआ है b साइन थीटा, और क्या मैं यहां से बोल सकता हूं x इक्वल टू लिखा हुआ है b कॉस थीटा? अरे बिल्कुल बोल सकते हैं सर, कोई समस्या ही नहीं है हमें तो। ओके एवरीवन, राइट सर। तो ये वैल्यूज आप याद रखिएगा। और आपको पता है ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस क्या है बच्चों, है ना, बी डी स्क्वायर है। आपको पता है ओ बी स्क्वायर जो है किसके बराबर है, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के बराबर है। ओ बी स्क्वायर कितना है, ध्यान सुनना है ना, ओ बी स्क्वायर कितना है, सी का स्क्वायर है, ओ बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है प्रॉब्लम में कितना है, सी स्क्वायर है। ओ डी स्क्वायर देखते हैं बच्चे, है ना, ओ डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर को क्या मैं बोल सकता हूं, ओ ए प्लस ए डी स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल बोलिए, क्या बोल सकता हूं, ओ ए प्लस ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओके एवरीवन, राइट सर। दिस विल गिव यू सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट इज ओ ए, ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चे, ए है, ओ ए का मैग्नीट्यूड ए है, राइट सर। तो क्या बोल सकता हूं, ए प्लस ए डी का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चे, ध्यान सुनना, ए डी का मैग्नीट्यूड कितना था, एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली आपने, बी कॉस थीटा, करेक्ट है। मैं अभी एक्स लिख लेता हूं हाल फिलहाल के लिए। और बी डी कितना बोला बेटा, अभी आपने वाई बोला सर, मैंने आपको उसको वाई माना था आपने इसे। ओके एवरीवन, राइट सर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे, ए प्लस, अब x की वैल्यू उठा के पुट कर दे बच्चा, x की वैल्यू यहां उठा के पुट कर दो, और y की वैल्यू भी यहां पे उठा के पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है, ये b cos थीटा, दिस विल गिव यू b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, b sin थीटा का होल स्क्वायर। देख लो, ये b sin थीटा तो उठा के पुट कर दिया। दिस विल इवेंचुअली गिव यू c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होता है छोटे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab cos थीटा प्लस कितना हो जाएगा छोटे, दैट वुड बी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हाँ सर, हाँ सर। दिस विल बिकम व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे भी एक और आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। ओके एवरीवन, ये समझ में आई आपको चीज? लास्ट लाइन, अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि सर cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो कितना होता है छोटे, 1 होता है। तो कहना ही से सर c स्क्वायर विल बी गिवन बाय व्हाट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझ में आया क्या? मतलब मैग्नीट्यूड c का पता चल चुका है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आई, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप पता कर पा रहे हो कि भाई दो वेक्टर को सम करने के बाद जो रिजल्टेंट उसका मैग्नीट्यूड आता है ये आता है। ठीक है, डायरेक्शन की बात करते हैं बच्चे, किसकी बात करते हैं? डायरेक्शन की बात करते हैं। तो इन सेम ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल BOD, ठीक है, इन ट्राइंगल BOD, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे B है, यहाँ O है, यहाँ D है, यहाँ एंगल थीटा है, और BD की वैल्यू Y थी, और OB की वैल्यू कितनी थी बेटा? B थी। करेक्ट है कि नहीं? ध्यान सुनना। और OD की वैल्यू कितनी थी बच्चों, बताओ? OD की वैल्यू, सर OD की वैल्यू तो थी A प्लस X। ये कितना था? A प्लस AD की वैल्यू, इसको आपने क्या माना था? X माना था? हाँ सर। इसको क्या माना था बच्चे आपने? Y माना था? हाँ सर। तो could I say, ध्यान सुनिएगा, could I say in this triangle can I say this is phi, sorry this is not tan theta, this is phi, ये phi माना ना मैंने assume किया, this angle is phi, right? तो in this triangle could I say tan phi is equals to, ठीक है, tan theta कितना होता है बच्चों किसी भी ट्राइंगल में? सर P by B के बराबर, तो that would be given by y upon A plus x, that would be given by B sin theta upon A plus B cos theta, that would be the value of tan phi। तो आपने दोनों चीज पता कर ली। क्या पता कर ली? मैग्नीट्यूड भी पता कर लिया और एंगल भी पता कर लिया। पर याद रहे ये एंगल आपने किससे निकाला है? ये एंगल आपने ए वेक्टर से निकाला है। करेक्ट है? अगर आपसे किसी ने पूछा होता कि बी वेक्टर से एंगल कितना होगा, ये फाई मैंने क्या ए से माना है, आपसे अगर किसी ने ये पूछा होगा, लेट अस सपोज इसको अल्फा में बोल देता हूं, ठीक है, तो क्या करना है? ध्यान सुनना, सेम वही है, पूरी की पूरी वही चीज है। फाई ए के साथ है, फाई अगर अल्फा बी के साथ होता तो आप बोल देते सीधे टेन अल्फा is equals to a sin theta upon b plus a cos theta। तो क्या पता चला? अल्फा किसके साथ एंगल बना रहा था? वेक्टर b के साथ एंगल बना रहा था। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आई होप आपको बूम बूम समझ में आया होगा। मतलब किसी भी दो वेक्टर का मैं रिजल्टेंट निकाल सकता हूं, बशर्ते मैं पहले उसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के फॉर्म में लेके आऊं। फॉर एन एग्जांपल लेट अस सपोज, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है ना? टेल से टेल को कंबाइन करना है। ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज 10 न्यूटन फोर्स एंड दिस इज 15 न्यूटन फोर्स सेपरेटेड बाय एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ओके एवरीवन, सर मुझे रिजल्टेंट निकालना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, टेल से टेल कनेक्टेड है। हाँ सर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ कहां आएगा? यहां कहीं आएगा, जैसे पैरेललोग्राम बनता। आई होप आप समझ पा रहे हो। और ये जो पैरेललोग्राम का डायगोनल बनता है, ये रिजल्टेंट होता, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता बच्चे बता? सर वेरी इजी, सर सी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू, ध्यान सुनना, ए स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 into 10 into 15 into the angle between them, that is cos 120 degree, cos 120 degree। ओके एवरीवन, राइट सर। सॉल्व करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। मैं 2-4 एग्जांपल आपको और देता हूं ताकि आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। ओके एवरीवन, राइट सर। आप मुझे रिजल्टेंट फोर्सेस निकाल के दिखाएंगे सबके। ओके एवरीवन, सबके रिजल्टेंट आप लोग निकाल के दिखाएंगे। वन 120 डिग्रीज है, ठीक है, दिस भी 3 न्यूटन, दिस भी 10 न्यूटन एंड तीसरा हो गया, ये चौथा है, सॉरी, ठीक है, और लास्ट वाला तो आप कमेंट बॉक्स में इन चारों के आंसर मुझे जरूर बताएंगे। मैं इसके अंदर आपको हिंट दे देता हूं वापस से, अगर आपको रिजल्टेंट निकालना होगा बेटा डायरेक्शन के साथ, रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी बताएंगे किस साइड होगा। ठीक है,
तो आपको टेल से टेल को ज्वाइन करना पड़ेगा, और वेक्टर को अगर पैरेलली उठा के ऊपर रखा जाए तो कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो एंगल बहुत सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है, जानबूझ के। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख ही रहा है टेल से टेल ज्वाइन है। इन दोनों के अंदर आप एंगल थोड़ा बहुत सोच समझ के लीजिएगा। ठीक, फॉर एग्जांपल मैं ए वाला एग्जांपल बता देता हूं आपको, ठीक है। जब इसकी बात करेंगे तो दोनों वेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, टेल से टेल में ज्वाइन करना पड़ेगा, यस और नो, यस और नो। इसको क्या करना पड़ेगा, टेल से टेल ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसा दिखेगा जरा सोचो। इसको मैं पीछे की तरफ शिफ्ट कर देता हूं, ये तो इसी डायरेक्शन में रख लेता हूं, 4 न्यूटन हो गया, ये कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, टेल से टेल के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री। दिस इज द एंगल व्हिच यू मस्ट टेक व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो ध्यान रहे, गलती ना हो, टेल से टेल के बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल आपको दिख ही गया होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दोगे इसको 60। अच्छा, आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो, करेक्ट है कि नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस 4 न्यूटन को उठा के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते थे, तो भी एंगल आप 120 डिग्री निकल जाता है, यस और नो। हाँ, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता, सो दैट यू मस्ट नो ऑफ। क्लियर एवरीवन? तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा हो, और कमेंट बॉक्स में इन चारों के आंसर मुझे आप जरूर लिख के बताइएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में और वेक्टर्स के ऊपर अच्छे सम लेके। सो दैट्स इट फॉर टुडेस सेशन। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।